सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी को करवाने वाला हूं मैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जोरों शोरों से चल रहा है। काफी सारे बच्चों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हैं जिनका एग्जाम नहीं हुआ। आने वाले दिनों में उनका एग्जाम है। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना मेरे भाई। आपको समझ में आएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो मेरे भाई, वीडियो को लाइक करो या मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भाई वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, आप ही के भले के लिए बोल रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। तो इस सवाल में आपको बताना है कि 9 का संबंध किसके साथ में है? 72 के साथ में है। तो बताओ मेरे भाई, 49 का संबंध 2352 के साथ में है। तो बताइए 25 का संबंध किसके साथ में होगा? अब भाई ध्यान से देखो, इस तरीके के लगभग 2 या 3 क्वेश्चन पेपर में आएंगे। तो ध्यान से देखो, 9 का स्क्वायर क्या होता है? सर 9 का स्क्वायर 81 होता है, और 81 में से अगर इसी 9 को मैं घटा दूं तो आंसर तुम्हारा कितना आएगा? 72, जो कि यहाँ पर है। सर 49 की भी बात करेंगे, 49 का स्क्वायर कितना होता है? तो 9 का स्क्वायर होगा 81 का 8, 9 चौक 36, 72, 72 और 8 80 का मेरे भाई 0, 8 और 4 चौक 16 और 8 24, यानी कि भाई 2401 होता है 49 का। तो इसी 49 को घटाते हैं इसमें से। तो मेरे भाई 11 में से 9 गया तो 2 बचेगा, 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा, और यहाँ पर तुम्हारा 23 बचेगा। तो हम लोग क्या लॉजिक लगा रहे हैं? सर हम लॉजिक ये लगा रहे हैं कि यहाँ पर जो भी संख्या है इसका पहले तो स्क्वायर करो और इसी संख्या को घटा दो। यहाँ पर 49 था तो 49 का ही स्क्वायर किया और 49 को ही घटा दिया। तो यहाँ पर कितना है? 25। तो 25 का स्क्वायर करो सर 625। तो 25 का स्क्वायर करो और 25 को ही घटा दो। तो 625 में से 25 घटाऊंगा, 600 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। तो जिन्होंने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा सवाल समझ में आ गया होगा। अगर इस तरीके के सवाल तुमको आते हैं तो 2 या 3 नंबर तुम्हारे पक्के हैं भाई। आइए इस सवाल को देखो। घोड़े का संबंध अस्तबल से है, तो सुअर का संबंध बताओ किससे होगा? बहुत आसान सवाल है, इतना आसान है जिसकी कोई हद नहीं है। भाई ध्यान से देखो, तुमको पता है कि घोड़ा कहां पर रहता है? सर घोड़ा अस्तबल में रहता है। घोड़े का जो रहने का स्थान है ना, उसको हस्तबल बोलते हैं। मैं तुमसे पूछूं कि बताओ भेड़ बकरी किसमें रहते हैं? मैं तुमसे पूछूं कि भेड़ बकरी किसमें रहते हैं? सर भेड़ बकरी तो बाड़े में रहती है। किसमें मेरे भाई? बाड़े में। यानी जहां पर भेड़ बकरियों को रखा जाता है उसको बाड़ा बोलते हैं, घोड़े को जहां पर रखा जाता है उसको अस्तबल बोलते हैं। ठीक है। शेर किस में रहता है? शेर गुफा में रहता है। उसी तरीके से चूहा बिल में रहता है। ठीक है भाई। तो अगर सुअर कहां पर रहेगा? तो सुअर रहेगा मेरे भाई सूकरशाला में। सुअर के रहने की जगह को क्या बोलते हैं? सूकरशाला बोलते हैं। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगले सवाल पर बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है, उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में कंप्लीट 2025 की करंट अफेयर मिलेगी, जीके मिलेगी, रीजनिंग मिलेगी और मैथ भी मिलेगी। इन चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ केवल और केवल 100 रुपए में मिलेगा। अगर कोई बच्चा इस पीडीएफ को ध्यान से मन लगाकर पढ़ लेता है तो लगभग उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, फिर उन क्वेश्चनों का डिटेल में आंसर भी आपको इसी पीडीएफ में मिलेगा।
तो केवल और केवल 100 रुपए का पीडीएफ है। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके 100 रुपए में आप चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। जिनको चाहिए मैसेज कर देना, नंबर तुम्हारे सामने है, ठीक है भाई। तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। किसी निश्चित कूट भाषा में सेवर को, ठीक है भाई, ठीक है, सेवरी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, इसको मेरे भाई 19 55 22 185 के रूप में कूटबद्ध किया। इसके अलावा मेरे भाई उसी कूट भाषा में लैपटॉप का कोड क्या होगा? तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। कमेंट करो भाई। तो ध्यान से देखो, तुम्हारे सामने है SEV, देखो S है, E है और V है, उसके बाद में वापिस से E है, R है और मेरे भाई आपका E है। तो देखो S कितने नंबर पर आता है? 19 पर। E कितने नंबर पर आता है? 5 पर। और V, ठीक है भाई, फिर यहाँ पर देखो तुम क्या करेंगे, तो यहाँ पर इनको क्रॉस कर दो। V आएगा 22 पर और E आएगा 5 पर। आगे R आएगा 18 पर और E आएगा 5 पर। क्या ऐसा ही है क्या? 19 5 5 22 18 5। बिल्कुल मेरे भाई ऐसा का ऐसा ही है ये। तो अगर मैं लैपटॉप की बात करूं भाई, तो तुम्हारे सामने LAP TOP, तो L आएगा 12 नंबर पर, A आएगा 1 नंबर पर, P आएगा 16 नंबर पर, T आएगा 20 नंबर पर, O आएगा 15 पर और P आएगा 16 पर। तो मेरे भाई 12 1 20 16 15 16, तो 16 15 16 इसी ऑप्शन में है। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। जिन भी बच्चों को कोई सा भी सवाल समझ में नहीं आए, वीडियो को थोड़ा पीछे लेके देख लिया करो। मैं गारंटी देता हूं वो सवाल आपके समझ में आएगा, मतलब आएगा। ठीक है भाई, आइए अगले सवाल को देखते हैं। भाई ध्यान से देखो अगला सवाल। तुम्हारे सामने 6 मित्र हैं ABCDEFG और H, एक वृत्ताकार मेज पर बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में वो बैठे हों। ठीक है भाई, वे सभी बाहर के और सम्मुख है। देखो भाई फर्क है इस सवाल में। फर्क ये है कि अब से पहले हम जो सवाल करते थे उसमें लिखा होता था कि सभी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। अभी से पहले हम जो सवाल करते थे मोस्टली सवाल, उनमें ऐसा ही बोला जाता था कि 6 व्यक्ति बैठे हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। लेकिन इसमें उल्टा है, इसमें बोला गया है कि केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं। लो भाई इंपॉर्टेंट सवाल बन गया। और इस तरीके के लगभग 3 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। कम से कम 3 क्वेश्चन आपको सिटिंग अरेंजमेंट के मिलेंगे। आओ भाई देखते हैं ऐसा क्या है सवाल में, ध्यान से। सबसे पहले तो मेरे भाई एक गोला हमको बनाना है। ये मैंने गोला बनाया। कितने आदमी है सर? 6 आदमी है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। सबका मुंह मेरे भाई केंद्र से बाहर की तरफ है। ठीक है भाई, सबका मुंह केंद्र से बाहर की तरफ है। इसका मतलब इधर को जाएंगे तो सबका बायां आएगा। पहले इधर को दायां आता था, अब सबका बायां आएगा। और इधर को पहले बायां आता था, अब इधर को दायां आएगा। अब सवाल को देखो। सवाल में बोला कि जो C है ना, C A और D का निकटतम पड़ोसी है, और जो E है ना, E वो A के विपरीत में बैठा है। तो तुम्हारा जहां मन करे वहां तुम A को बिठाओ, जहां मन करे वहां E को बिठाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो E और A विपरीत बैठे हैं, तो मान लो E अगर यहाँ पर बैठा है तो A फिर कहां पर बैठेगा? यहाँ पर बैठेगा। ठीक है भाई, तो मैं इसको अलग कलर से बना देता हूँ। ठीक है भाई, E कहां पर बैठा है? यहाँ पर बैठा है। तो E यहाँ पर है तो A यहाँ पर बैठेगा। फिर देखो E जो है F और C का निकटतम पड़ोसी है। A जो है F के बाएं दूसरे स्थान पर है। A है ना, A वो F के बाएं दूसरे स्थान पर है। तो मेरे भाई F का बायां दूसरा स्थान है भाई। ठीक है, F का बायां पहला और दूसरा। ठीक है भाई, तो E जो है F और C का पड़ोसी है। तो F और C का पड़ोसी है मेरे भाई आपका E, और ये इसका बायां। ठीक है भाई, A जो है F के बाएं दूसरे स्थान पर, तो A जो है F के बाएं है, तो F को यहां बढ़ाओ मेरे भाई। F का बायां पहला और दूसरे स्थान पर A हो गया।
और ई जो है एफ और सी का पड़ोसी, एफ और सी का पड़ोसी तुम्हारा ई हो गया। फिर आगे भी बोला कि जो सी है ना सी ए और डी का पड़ोसी है, जो सी है ना सी, जो सी है वो ए और डी का पड़ोसी, ए और डी का पड़ोसी मेरे भाई कौन है तुम्हारा सी है। कुछ गलती कर दी है भाई मैंने, सी ए और डी का पड़ोसी है, ई जो है एफ और सी का निकटतम पड़ोसी है, ई जो है एफ और सी का पड़ोसी हो गया। ए जो है एफ के बाएं दूसरे स्थान पर, ए जो है एफ का बायां पहला दूसरे स्थान पर, ये हो गया। ठीक है, सी ए और डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ओ सॉरी भाई, ठीक है सॉरी, तुमसे बोला कि सी जो ए और डी का पड़ोसी है, तो डी को तुम यहां बिठा दो, तो ए बी बच गया, बी को यहां बिठाओ। ठीक है भाई, ध्यान से देखो, हम सवाल को पढ़ने में गलती कर रहे थे, इस वजह से हो गया। देखो भाई, तुमसे बोला कि जो सी है ना सी ए और डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो सी को देख लो, ना तो इधर को ए और डी है ना इधर को ए और डी है, तो पहली लाइन तुम्हारी क्या हो गई, क्लियर हो गई। तुमसे बोला कि ई और ए विपरीत में बैठे हैं, तो ई और ए एक दूसरे के विपरीत में हो गई। तुमसे बोला कि जो ई है एफ और सी का पड़ोसी है, जो ई है ना ई एफ का और सी का पड़ोसी है, ये बात भी तुम्हारी सही है। फिर तुमसे बोला ए एफ के बायां दूसरा है, तो एफ के बायां पहला और दूसरे स्थान पर ए है। तुमसे बोला कि ई के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, तो ये रहा मेरे भाई ई का बायां पहला और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, डी। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किसी निश्चित कूट भाषा में पटना को इस तरीके से लिखा गया, तो बताइए सूरत को कैसे लिखा जाएगा, SURAT। तो मेरे भाई तुम्हारे सामने है P है, A है, T है, N है और A है। इसको लिखा है मेरे भाई आपका ANGAP। तुमसे बोला कि बताओ सूरत को कैसे लिखोगे, SURAT। तो सवाल को अगर तुम क्लियर देखते हो, तुमको पता चलेगा सर टी का अपोजिट तो डी है, तो बीचों बीच का तो अपोजिट है, तो आर का उल्टा तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो बीच में आई तो सभी में है। अब ध्यान से देखो, शुरू में पी था, ये लास्ट में चला गया, तो शुरू में एस है, ये लास्ट में एस चला जाएगा, तो लास्ट में एस इसमें नहीं है। लास्ट में ए था, वो शुरू में आ गया, तो लास्ट में टी है, वो शुरू में आ गया। फिर ये ए था, तो ये ए यहाँ पर, तो यहाँ पर यू है, तो यहाँ पर यू, और ये आ जाएगा यहाँ पर। तो TAIUS, TAIUS यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर। ठीक है भाई, बिल्कुल क्लियर सवाल है। शुरू में पी था तो मैंने लास्ट में कर दिया, शुरू में एस है तो मैंने लास्ट में कर दिया, लास्ट में ए है तो वो शुरू में कर दिया, लास्ट में टी है तो वो मैंने शुरू में कर दिया। इन दोनों को ऐसे कर दिया, देख लो, इसको यहां कर दिया, इसको यहां कर दिया। टी का उल्टा जी है, आर का उल्टा आई है। हो गया सवाल, और क्या करना है इसमें। अगले सवाल को देखते हैं भाई। अगला सवाल क्या होगा, विषम का चयन कीजिए। तुम्हारे सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से 3 तो एक जैसे हैं, एक नालायक है। उस नालायक ऑप्शन की पहचान करनी है, और इस तरीके के लगभग 2 या 3 क्वेश्चन मिनिमम से मिनिमम आपसे पूछे जाएंगे। तो बाद में मत बोलना कि सर आपने हमको पढ़ाया नहीं था, मैं सब तरीके के सवाल आपको पढ़ा रहा हूं। तो ध्यान से देखो, ऐसे करो, लास्ट के अक्षरों को देख लो, जी के, जी आएगा 7 पर, के आएगा 11 पर, एल पी, एल आएगा 12 पर, पी आएगा 16 पर, ओ एस, ओ आएगा 15 पर, एस आएगा 19 पर, एफ के, एफ आएगा 6 पर, के आएगा 11 पर। 7 में 4 जोड़ेंगे 11, 12 में 4 जोड़ेंगे 16, 15 में 4 जोड़ेंगे 19, और 6 में 5 जोड़ेंगे 11। तो सब में तो 4 4 4 4 जोड़ा, इसमें मैंने 5 जोड़ा। इसका मतलब यही नालायक है। जिन्होंने डी आंसर दे दिया है उनका सही, बाकी सभी का गलत हो गया। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो ये लो भाई, थोड़ी देर पहले हमने जो वृत्ताकार मेज थी उस वाले सवाल पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे एक सीधी रेखा में, एक सरल रेखा में बैठे हैं। तो मेरे भाई दोनों ही सवाल इंपॉर्टेंट है। सिटिंग अरेंजमेंट के इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। जिस दिन पेपर देने जाओगे उस दिन मेरी याद आएगी तुमको वहां बैठ के
कि हाँ यार वो टीचर बोल तो रहा था ठीक है, वो लड़का बोल तो रहा था कि हाँ ऐसे सवाल आएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो 7-8 मित्र है मेरे भाई। ठीक है, ध्यान से देखो, तुम्हारे सामने 8 मित्र बनाओ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और ये बना दिया मैंने 8वां। तो हो गए 8 दोस्त, बिल्कुल क्लियर है सर। तुमसे बोला क्यू और यू अंतिम छोर पर बैठे हैं। अब अंतिम छोरों पर एक साइड क्यू बैठा है, एक साइड यू बैठा है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि क्यू इधर को हो और यू इधर को हो सकता है कि क्यू इधर को हो और यू इधर को हो, कुछ भी हो सकता है। तो फिर आगे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है भाई, जो यू के बाएं बैठा है, तो यू के बाएं, इसका मतलब यू इधर को बैठा होगा। अरे यू इधर को बैठेगा तभी तो बायां बिठाऊंगा मैं। अगर यू इधर को बैठे तो इसके बायां तो कोई बचा ही नहीं है, इसका मतलब अब फिक्स हो गए क्यू इधर को बैठेगा और यू इधर को बैठेगा। तुमसे बोला कि W जो है S और V के बीच में बैठा है, जो U के बाएं बैठा है। W जो है S और V के बीच में बैठा है, जो U के बाएं बैठा है। तो W है ना, W वो मेरे भाई S और V के बीच में बैठा है, जो U के बाएं बैठा। तो U आया है मेरे भाई, सॉरी, जो शब्द आया है V के लिए, तो मेरे भाई V को और S को बैठाओ, इनके बीच में W बैठेगा। ठीक है, आइए, P और S के बीच में 2 आदमी है, तो P और S के बीच में 2 आदमी हो गई। R जो है P के निकटतम दाएं नहीं है, P के निकटतम दाएं मेरे भाई R नहीं है, तो R को तुम इसके पास में बिठाओ। फिर W के निकटतम दाएं कौन बैठा है, तो W के निकटतम दाएं कौन बैठा है मेरे भाई, V बैठा है, ऑप्शन नंबर 1। तो सारे बैठ गए ना भाई, P Q R S T को बैठा दो। देख लो, एक एक लाइन को पढ़ लो, मजा आ जाएगा। तुमसे बोला था कि क्यू और यू तो अंतिम छोरों पर है, तो एक साइड क्यू बिठा दिया, एक साइड यू बिठा दिया। ठीक है, फिर आगे बोला कि डब्ल्यू एस और वी के बीच में बैठा है। डब्ल्यू जो है एस और वी के बीच में बैठा है, जो यू के निकटतम बाएं है, तो यू के निकटतम बाएं हो गया। पी और एस के बीच में 2 आदमी है, पी और एस के बीच में 2 आदमी हो गई। आर पी के दाएं नहीं बैठा, आर जो है पी के दाएं, तो पी के दाएं टी बैठा, तो सही हो गया सर। तो तुमसे बोला डब्ल्यू के निकटतम दाएं कौन है, तो डब्ल्यू के दाएं तो वी बैठा है, बात खत्म। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से इस स्टार के स्थान पर कौन सा चिन्हों का सेट लगाना चाहिए, बताओ मेरे भाई। तुमको क्या करना है कि LHS इक्वल टू RHS करना है, LHS इक्वल टू RHS करना है। तो बताओ भाई इनकी जगह पर मैं कौन से चिन्ह लगाऊं। तो अगर तुमको मेरा दिया हुआ गुरु ज्ञान याद है, जो मैंने आपको कल रात वाली क्लास में ज्ञान दिया था, ज्ञान ये बोलता है कि मेरे भाई लगभग 70 से 80% केस में ज्ञान ये होता है कि जब भाग जाता है ना, वहां तो तुम भाग का ही चिन्ह लगाओ। जैसे कि 7 7 49 भाग चला जाएगा इसमें, 5 3 15 इसमें भी भाग चला जाएगा। तो ऐसे करते हैं मेरे भाई, गुरु ज्ञान ये है कि इनकी जगह पर तो भाग ही लगाओ तुम एक बार, तो इसकी जगह पर भाग लगाएंगे 7 करेंगे। ठीक है भाई, और यहाँ पर 5। ठीक है, इसको देखो भाई 15 5, तो एक भाग का चिन्ह इसमें और एक भाग का चिन्ह इसमें, तो ये वाला ऑप्शन लगा के चेक करो तुम, प्लस में आएगा 5, फिर बराबर में इधर को 4 है, आगे गुणा है 15 है, और फिर आगे भाग है, तो भाग लगा दो 5 का। तो ये गुरु ज्ञान है। लगभग 70-80% सवालों में ये ज्ञान सेट बैठता है कि जिसमें भाग जाता है ना, भाग का चिन्ह को वहीं लगा दो। सिंपल देखो 7 7 49, तो 7 बार गया, 7 और 5 कितना हो गया 12, इधर को तो 12 हो गया। ठीक है, इधर को भी चेक कर लो एक बार, 5 3 15, तो 4 गुणा में 3 कितना हो गया 12 हो गया। तो इधर को भी 12, इधर को भी 12 हो गया। LHS RHS इक्वल, मतलब ये ऑप्शन तुम्हारा सेट बैठ गया। गुरु ज्ञान यहाँ पर क्या आ गया, काम आ गया। तो जिन्होंने भाई सी आंसर दे दिया है उनका सही है, बाकी सभी गलत। ठीक है, तो यहाँ पर लगाया भाग का चिन्ह, यहाँ पर लगाया प्लस का चिन्ह, यहाँ पर लगाया गुणा का चिन्ह, यहाँ पर लगाया भाग का चिन्ह, और ऐसा इसी ऑप्शन में है, भाग प्लस गुणा भाग। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। इसमें बताओ भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। सवाल
करना बहुत आसान है, बिल्कुल सिंपल सवाल है, ज्यादा मेहनत आपको इस सवाल में नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, तो ध्यान से देखिए भाई, एफ डी जे, देखो एफ डी जे, एफ आएगा 6 पर, डी आएगा 6, देखो ऐसे कर लो इसको, बीच का अक्षर तो अपोजिट है, डी का उल्टा डब्ल्यू होता है, एक्स का उल्टा सी होता है, तो जेड का उल्टा ए होगा। अब बीच में ए, सर इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, बीच में ए इसी ऑप्शन में है, यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर होगा। या फिर और देख लो, एफ आएगा 6 नंबर पर, आई आएगा 9 नंबर पर, तो 6 में 3 जोड़ेंगे 9 होगा। एस आएगा 19 पर, वी आएगा 22 पर, 19 में 3 जोड़ेंगे तो 22 होगा। पी आएगा 16 पर, 16 में 3 जोड़ेंगे 19 नंबर पर, 19 नंबर पर एस आएगा, जो कि ऑप्शन ए है। तो जिन्होंने ऑप्शन ए आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत है। आओ मेरे भाई अगला सवाल, एक निश्चित कूट भाषा में ऑनेस्ट को इस तरीके से लिखा गया, लेबर को इस तरीके से लिखा गया, तो बताओ एनएफ को कैसे लिखा जाएगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। HONEST, एच आएगा 8 पर, ओ आएगा 15 पर, एन आएगा 14 पर, ई आएगा 5 पर, एस आएगा 19 पर, टी आएगा 20 पर। इसको देखेंगे, एन आएगा 14 पर, टी आएगा 20 पर, आर 18 पर, एच 8 पर, यू 21 पर, यू 21 पर। तो ध्यान से देखो, 8 में 6 जोड़ेंगे 14, 15 में 5 जोड़ेंगे 20, 14 में 4 जोड़ेंगे 18, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 19 में 2 जोड़ेंगे 21, 20 में 1 जोड़ेंगे 21। ठीक है भाई, 6 5 4 3 2 1। तो इस एनएफ को देख लो मेरे भाई, ई आएगा 5 पर, एन आएगा 14 पर, ओ आएगा 15 पर, यू आएगा 21 पर, जी 7 पर, एच 8 पर। इसमें 6 जोड़ेंगे तो 11, 11 नंबर पर, इसमें 5 जोड़ेंगे 19, 19 नंबर पर एस, इसमें 4 जोड़ेंगे 19, 19 नंबर पर फिर से एस, इसमें 3 जोड़ेंगे 24, 24 नंबर पर एक्स, इसमें 2 जोड़ेंगे 9, 9 नंबर पर आई, इसमें 1 जोड़ेंगे 9, 9 नंबर पर फिर से। तो KSSXII, KSSXII, जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 1 उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो ये थी आज की क्लास, उम्मीद करूंगा आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।